कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये न हुआ होता तो शायद वो हो जाता, अगर वो हो जाता तो शायद ये भी हो जाता। अक्सर ज़िंदगी में इत्तेफाक अपना काम कर जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता और कुछ और हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक भारतीय राजनीति से जुड़े हुए ऐसे किस्सों की। अगर वो किस्से संभव हो जाते, अगर वो बातें सच हो जाती, वो सही हो जाती, तो शायद कांग्रेस का भारत में इतना लंबा राज नहीं होता। करीब 77 साल हो गए हमें आज़ादी को, उसमें से मात्र 23 साल गैर कांग्रेसी सरकारें रही है, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, और करीब करीब 54 साल तक भारत में कांग्रेस का राज रहा है। ये है वास्तविक आंकड़ा। राजनीतिक गलियारों में 70 साल 70 साल अक्सर बोला जाता है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा ये है कि 54 साल कांग्रेस का राज रहा भारत में और करीब 23 साल गैर कांग्रेसी सरकारों का भारत की लोकसभा और उस भारत की सत्ता पर उनका शासन रहा। खैर, हम बात कर रहे हैं आज उस नेता की जिसने आज़ादी के बाद से ही गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू कर दी थी और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में ही लगा दी, और वो शायद भारत के पहले और सबसे बड़े गैर कांग्रेसवाद के नेता थे। शुरू करते हैं एक किस्से से जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। 28 जनवरी 1948 दिल्ली का बिरला भवन, वहाँ पर गांधी जी एक नौजवान को अपने पास बुलाते हैं। वो उस नौजवान से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद जब कलकत्ता में दंगे भड़के और गांधी जी वहाँ पर दंगा पीड़ितों की सेवा कर रहे थे, तब उनके साथ वो नौजवान आज़ादी का जश्न मनाने के लिए दिल्ली नहीं रुका, बल्कि कलकत्ता में गांधी जी के साथ उन दंगा पीड़ितों की सेवा कर रहा था। वो व्यक्ति वो था जिसको अभी राजनीति का और सत्ता का चस्का नहीं लगा था, इसलिए गांधी जी उससे कुछ विशेष बात करना चाहते थे। उन्होंने उसे बिरला भवन बुलाया। तारीख याद रखिएगा, 28 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या के करीब 2 दिन पहले। उन्होंने उसे कहा कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे तुमसे भारत के नवनिर्माण आंदोलन के विषय में कुछ विशेष बात करनी है। संभवतः गांधी जी ने अपनी सारी विरासत नेहरू को दे दी थी, भारत की सत्ता भी नेहरू के हाथ में दे दी थी, लेकिन वो नेहरू के सामने एक सशक्त राजनीतिक विकल्प खड़ा करना चाहते थे, ताकि बैलेंस बना रहे, और विकल्प भी कुछ ऐसा जो गांधी के सपनों के भारत को समझे और उसकी विरासत को आगे लेकर जाए। इसलिए उन्होंने उस लड़के को चुना था। 29 जनवरी की सुबह हुई, गांधी जी और वो लड़का वापस उठे। उस लड़के ने कहा कि रात को आपने हमसे बात नहीं की गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि मैं जब तुमसे मिलने आया तो तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे बेटा, तो मैंने तुम्हें उठाना उचित नहीं समझा। कोई बात नहीं, कल तुम वापस आना तो हम बैठ के इस विषय पे एक लंबी चर्चा करेंगे। वो दूसरा दिन था 30 जनवरी 1948 का। वो लड़का अपने घर से बिरला भवन गांधी जी से मिलने निकला ही था कि रास्ते में उसे खबर मिली कि गांधी जी की हत्या हो गई है। वो बात अधूरी ही रह गई। शायद वो बात पूरी हो जाती, शायद गांधी जी का आशीर्वाद उस लड़के को मिल जाता या गांधी जी का साथ उस लड़के को मिल जाता, तो देश में नेहरू के ज़माने से ही गैर कांग्रेसवाद की राजनीति अपनी चरम पे होती, और शायद कांग्रेस जिसने 54 साल भारत की सत्ता पर राज किया, वो शायद 54 साल राज न कर पाती। खैर, उस लड़के ने गैर कांग्रेसवाद का झंडा अपने हाथ में ले लिया और उस जद्दोजहद में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। वो लड़का था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधीवादी नेता राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में आप शायद जानते होंगे, फिर भी अभी अभी ताज़ा सारा अली खान की रेडियो गर्ल ऑफ इंडिया ए वतन मेरे वतन जो बायोपिक आई थी, उसमें लोहिया जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस और महात्मा गांधी के सारे नेता
जेल में थे तब एक सीक्रेट रेडियो चलाने का जो काम उषा मेहता ने किया, उसके पीछे सारी रणनीति और सारा काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ही था। हमने भी ए वतन मेरे वतन बायोपिक उषा मेहता पर एक वीडियो बनाया था, रेडियो गर्ल ऑफ इंडिया, जिसमें हमने राम मनोहर लोहिया की बात की थी। खैर, गांधी जी की हत्या के बाद में भी उस गैर कांग्रेसवाद को दिमाग में लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आगे बढ़ते गए और उनके दिमाग में था कि एक ऐसा भारत बनाना है जब भारत का आखिरी व्यक्ति, विशेषकर दलित, उसको पूरा न्याय मिले। ऐसे में उनकी नज़र में एक व्यक्ति पर गई जिसका नाम था भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने मट्टी पलीत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के नहीं थे और फिर भी पहले कानून मंत्री थे। संविधान बनाने के बाद में वो बॉम्बे से अपना चुनाव भी हार चुके थे। उस वक्त वो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की अपनी एक संस्था चला रहे थे। ऐसे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास गए, एक नई राजनीतिक पार्टी को गठन करने के लिए विचार विमर्श किया, पूरी रणनीति तैयार की गई, पूरी रूपरेखा तैयार की, सारे सिद्धांतों पे विस्तृत रूप से बात की गई और उन्होंने अंबेडकर को ये बात कही कि आप इस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करें क्योंकि आप उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग की चिंता मरते समय, आखिरी समय में महात्मा गांधी को थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दुखद निधन हो गया और वो जो पहला प्रयास था गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का, वो वहीं पर रुक गया। खैर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकेले ही सही, लेकिन गांधी की विरासत को हाथ में लिए हुए गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते गए। आखिरकार 1967 का दौर आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे थे, उनका दौर बीत चुका था। सत्ता की चाबी उनकी बिटिया इंदिरा गांधी के हाथ में थी, लेकिन इंदिरा गांधी अभी तक जनता और कांग्रेस की संगठन पर अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई थी और इंदिरा के खिलाफ मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति अपने चरम पे थी। वो पहली बार था जब कांग्रेस लगातार 9 राज्यों में चुनाव भी हार चुकी थी। ऐसे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लगा कि ये सही वक्त है जब हम गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को आगे लेकर जाए, लेकिन उन्हें सही नेता नहीं मिल रहा था, वो व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो गांधी जी की उस चिंता को समझे। ऐसे में वो एक व्यक्ति के पास गए जो विनोबा भावे के साथ में उस वक्त सर्वोदय आंदोलन में जुड़े हुए थे। देश में जितने भी तथाकथित बागी दस्यु डाकू थे, उनका आत्मसमर्पण करा रहे थे और सक्रिय राजनीति से बहुत दूर थे। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, वही जयप्रकाश नारायण, वही जेपी जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत बड़ा बिहार में छात्र आंदोलन किया था। तो जयप्रकाश नारायण के पास वो गए और उन्होंने उनसे कहा, सक्रिय राजनीति में आने की रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि ये सही वक्त है जब हमें गांधी के विचारों को आगे ले जाते हुए फिर गैर कांग्रेसी राजनीतिक संगठन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आगे का एक दुखद किस्सा ये हो गया कि 12 अक्टूबर 1967 में खुद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का देहांत हो गया। जिस दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का देहांत हुआ था, हम सब उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से ही जानते हैं। 1979 में वो व्यक्ति जिसको राम मनोहर लोहिया ने चुना था गांधी की विरासत को राजनीति में आगे ले जाने के लिए, जयप्रकाश नारायण, उनकी भी 8 अक्टूबर 1979 में देहांत हो गया। आज कांग्रेस पूरे हाशिए पे है। कांग्रेस के ही लोगों को साथ में लेके कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं जो कहीं पर भी गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते। दूसरी तरफ
इंदिरा गांधी के जमाने से पूंजीवाद के घोड़े पे सवार कांग्रेस आज हाशिए पे आ चुकी है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में वापस सत्ता पे काबिज होने की जद्दोजहद में है। वैसे राहुल गांधी के अगर अभी के भाषण देखें तो उसमें किसान, मजदूर, दलित और आदिवासियों की चिंता साफ नज़र आती है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन गांधी की उन बातों की झलक आज राहुल गांधी में तो नज़र आती है। अगर आपको प्रकृति के बनाए हुए रंगों से भी ज़्यादा रंग देखने हैं तो वो सिर्फ आपको राजनीति में ही दिखेंगे। ऐसे में भारतीय राजनीति आगे हम सबको क्या क्या रंग दिखाएगी? क्या राहुल गांधी के भाषण सिर्फ भाषण तक ही सीमित है? क्या वो वास्तव में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे दार्शनिकों के सपनों के भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हुए क्या भारत को वास्तव में वो भारत बनाना चाहते हैं जिसको सपना भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने देखा था? या फिर हम किसी और नए नेता का इंतजार करें जो उस गांधी की विरासत को आगे लेकर जाए? राजनीति क्या क्या रंग दिखाएगी हम नहीं जानते, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए लॉजिशियन आंसू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर दीजिए। आगे फिर ऐसे ही राजनीति से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।